हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री। जब भी आप किसी भी टेस्ट में बैठेंगे तो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सी टेट में इससे 3 से 4 आते हैं, यूपी टेट में 2 आते हैं, सुपर टेट में 2 से 3 आते हैं, रीट या DSSP में आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं उससे यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। सीटेट में 4 या 5 से ज़्यादा भी आते हैं। कभी कभी ये पूछ ले शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री किससे संबंधित होती है, शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग करने के कौन कौन से साधन हैं, या शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, ये सब दोस्तों हम इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, तो थोड़ा पहले मैं आपको लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय या अध्यापन कार्य करते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। सहायक सामग्री के द्वारा अध्यापक सामग्री के द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को सरल, प्रभावशाली, रुचिकर और सार्थक बनाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे पोस्टर, चार्ट, मानचित्र, ग्रामोफोन, बुलेटिन बोर्ड आदि। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक नोट डाल के लिख रहा हूं। पहला, शिक्षण सहायक सामग्री टीचर से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा, एक अध्यापक शिक्षण सहायक
सामग्री का प्रयोग करते समय छात्र की रुचि और योग्यता का ध्यान रखता है। यह है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ। अब देखो समझो कैसे। अगर एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाती है? हमारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करता है? पहला क्वेश्चन ये आता है। तो वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए वो उन सामग्रियों का प्रयोग करता है। वो क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अब मैंने नोट में लिखा है, जैसे सहायक सामग्री बहुत सारी होती है, जैसे पोस्टर होते हैं, चौक होता है, डस्टर होता है, चार्ट होता है, मानचित्र होता है, ग्रामोफोन होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है। इनको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। अब मैंने नोट में पहले लिखा शिक्षण सहायक सामग्री किससे संबंधित होती है? अध्यापक से संबंधित होती है। यानी एक अध्यापक अपने शिक्षण को इफेक्टिव पूर्ण बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए किसका प्रयोग करेगा? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा। दूसरे, एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय या सामग्रियों का प्रयोग करते समय छात्र की रुचि, बाकायदा लिखा हुआ, और योग्यता का ध्यान रखेगा। यानी ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ सेकंड क्लास को और सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा हूँ 10th क्लास की का। यानी मुझे ये भी देखना है कि बच्चा जो मेरे सामने पढ़ रहा है उसे किस तरह की सहायक सामग्री से ज़्यादा सिखाया जाता है, वो किस लेवल तक सीख सकता है, वो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। सीटेट में पेडागोजी में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सहायक सामग्री का प्रयोग किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो छात्र की रुचि और योग्यता के आधार पर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पढ़ा रहा हूँ 3rd क्लास को और प्रयोग कर रहा हूँ 5th क्लास की। यानी छात्र जिस लेवल का है उस लेवल से हम जिन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वो सहायक सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। किसको ध्यान में रखकर? छात्रों को ध्यान में रखकर। किससे संबंधित होती? अध्यापक से संबंधित होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन तो आपको सीटेट की पेडागोजी में आपको कंफर्म मिलेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग क्यों करते हैं। तो एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। नोट कर लिया आपने? आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा कि शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व या उद्देश्य। आपको यहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। पहला, शिक्षण को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, प्रभावशाली बनाने के लिए। दूसरा, छात्रों को ऐसे लिखना, छात्रों को योग्यता अनुसार ज्ञान प्रदान करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा, सीखना को सार्थक और
स्थायी बनाने के लिए ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अमूर्त वस्तुओं को मूर्त रूप देने के लिए नेक्स्ट, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए अध्यापक के समय की बचत करने के लिए नेक्स्ट, छात्रों को इंद्रियों अनुभवों ज्ञान प्रदान करने के लिए नेक्स्ट, शिक्षण सहायक सामग्री प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के आधार पर ज्ञानार्जन करने के लिए ये मैंने इतने लिखे थे, इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी शिक्षण सहायक सामग्री को सुनाएगा तो अगर वो अध्यापक की बात करे तो अपने सामने एक स्टूडेंट को बैठाना, फिर ये सोचना कि जब मैं अपना टीचिंग करूंगा तो मेरे सामने स्टूडेंट बैठा है तो उसमें मैं कौन से शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग करके इसको सिखा सकता हूँ। पहला है शिक्षण को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि हम शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग क्यों करते हैं, जिससे हमारा शिक्षण सरल हो, रुचिकर हो, प्रभावशाली हो, छात्रों को जल्दी से जल्दी समझ में आए, इसलिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। दूसरा, छात्रों की योग्यता के अनुसार ज्ञान प्रदान करने के लिए, अच्छा ये दो लगे। अब छात्रों से पता है एक बालक है मंद बुद्धि का और एक बालक है तीव्र बुद्धि का, एक बालक प्रतिभाशाली बालक है। तो ये समझ लो जो मंद बुद्धि बालक का वो अपने हिसाब से सीखेगा, जो प्रतिभाशाली बालक है वो अपने हिसाब से सीखेगा। प्रतिभाशाली बालक वो जल्दी सीख जाएगा लेकिन मंद बुद्धि बालक वो धीरे धीरे सीखेगा, तो उसकी योग्यता के अनुसार। अब सीखना को सार्थक और स्थायी बनाने के लिए सब हम एक बालक को एक मौखिक रूप से पढ़ा रहे हैं, एक वो सीखना हो रहा है, एक बालक को हम प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके सिखा रहे हैं। एक बालक को मैं कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें कंप्यूटर में ये होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो ये होगा, एक बच्चे को मैं प्रत्यक्ष कंप्यूटर दिखा रहा हूँ। जब हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे तो सीखना ज़्यादा होगा, तो सार्थक होगा और स्थायी होगा। नेक्स्ट, अमूर्त वस्तु को मूर्त रूप देने के लिए, अगर ऐसी वस्तु जो हम यहाँ पर ला नहीं सकते उसका एक छोटा सा रूप आपको क्लास में दिखाया जाता है, वो क्या होता है, अमूर्त रूप। अगर सपोज आपने कभी भी ग्लोब नहीं देखा, छोटा पृथ्वी नहीं देखी, उसका ग्लोब हम छोटा सा लेके आए और फिर आपको घुमा के दिखाएंगे, देखो ये पृथ्वी होती है, इतने % पे जल होता है, इतने % पे ये होता है, इतने % पे ये होता है। यानी आपने जो वस्तु नहीं देखी हम उसको एक प्रैक्टिकल रूप में, एक छोटे से रूप में, मूर्त रूप में आपको दिखा सकते हैं। किसके द्वारा, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए हम छात्रों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा, तो वो क्या होती है,
छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए। अध्यापक के समय की बचत होती है। शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा अध्यापक के समय की भी बचत होती है, ऊर्जा की भी बचत होती है। अब सब मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने जो इतना सारा लिखा है, ये लिखा है, अगर मैं इसको पहले से लिख के पीपीटी बना के लेके आता तो मेरा समय बचत होती है इतना लिखने में, मैं आपको समझा के आगे चलता, तो उसमें अध्यापक के समय की भी बचत होती है। छात्रों को इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्रदान करने के लिए, यानी जब छात्रों को हम प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाते हैं तो उन्हें सीखने का मौका मिलता है, वो अपने इंद्रियों का प्रयोग करके प्रत्यक्ष वस्तुओं के द्वारा ज्ञानार्जन करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री प्रत्येक छात्रों को उसकी योग्यता के आधार पर ज्ञान अर्जन करने के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर ज्ञान अर्जन करता है। आप इनको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ तक आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ क्या होता है, किससे संबंधित होती है, किसको ध्यान में रखकर प्रयोग की जाती है। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व और उद्देश्य, इनको प्रयोग क्यों किया जाता है, इनका उद्देश्य क्या है, इनमें से एक आएगा। तीसरा या चौथा क्वेश्चन अभी इसके प्रकार से आएगा, वहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों इनके प्रकार। इसके प्रकार कितने दोस्तों, 3 हैं। ठीक है दोस्तों, देखो थोड़ा दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन है। यहाँ से कंपलसरी आपको चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। अब दृश्य साधन कौन कौन से होते हैं देखो, एक होता है एपी डायस्कोप, ठीक है दोस्तों, एक होता है प्रोजेक्टर, ठीक है दोस्तों, एक होता है वास्तविक पदार्थ, सॉरी प्रोजेक्टर हो गया, एक होता OHP, ठीक है दोस्तों, एक होता फ्लैनल बोर्ड, एक होता बुलेटिन बोर्ड, ठीक है दोस्तों। श्रव्य में कौन कौन से आते हैं, एक होता रेडियो, एक होता टेप रिकॉर्डर, एक होता ग्रामोफोन, एक होता लिग्वाफोन, ठीक है दोस्तों। ये कई बार पूछेगा सीटेट में, यहाँ से भी कई बार सुपर टेट में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं, फ्लैनल बोर्ड, इनमें से एक आया है। दृश्य श्रव्य में कौन कौन से होंगे, एक होगा टीवी, एक होगा कंप्यूटर, एक होगा वीडियो टेप, एक होगा मोबाइल। हम मोबाइल को इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो वीडियो दिखाते हैं, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो सुनने के काम ही आते हैं बस। एक होता है वीडियो, कॉन्फ्रेंस है। यहां से दोस्तों आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। एक आता है यहां पर प्रतिमान, एक आता है वास्तविक पदार्थ,
ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से इतने मिलते हैं। अब एपिडास्कोप किसे कहते हैं, प्रोजेक्टर किसे कहते हैं, ओएचपी किसे कहते हैं, फ्लैंड बोर्ड किसे कहते हैं, बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें, मैं थोड़ा रेडियो को लिख दे रहा हूँ। रेडियो के जनक हैं मार्कोनी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो शुरुआत हुई थी 1927 में, इसको ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। उन्नीस 30 में रेडियो से कंपलसरी हर बार सुपर टेट में क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एक और नाम आया था आकाशवाणी, उन्नीस सौ 47 में, सॉरी ऑल इंडिया रेडियो 1930, 1957 में, यह आया था 1957 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और आया था वो टीवी का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि रेडियो की जनक कौन है, मार्कोनी, इसकी शुरुआत 1927 में, ऑल इंडिया रेडियो नाम कब दिया 1930 में, आकाशवाणी कब नाम दिया 1957 में। अब टीवी के जनक कौन है दोस्तों, टीवी के जनक हैं दोस्तों जॉन बेयर्ड। ये हुआ था इसका 15 अगस्त 1959। इसका जो रंगीन प्रसारण हुआ था 1982 में। यहाँ से दोस्तों आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अगर उसने पूछा रेडियो के जन्म मार्कोनी शुरुआत 1927 में, या पहला प्रसारण कब हुआ 1970, ऑल इंडिया रेडियो नाम कब दिया गया 1930 में, आकाशवाणी 1957 में। टीवी के जनक कौन है, जॉन बियर्ड है। इसकी शुरुआत कब हुई थी 15 अगस्त 1959 को। अगर टीवी का रंगीन प्रसारण की बात करेगा तो 1982 यानी एशियाई खेलों के समय। मैं लिख दे रहा हूँ एशियाई खेलों के समय हुई थी। ठीक है, फ्लैंड बोर्ड किसे कहते हैं, एक ये पूछा गया था OHP की फुल फॉर्म क्या होती है, या प्रोजेक्टर में किसका कार्य किया था, वो मैं अब आगे लिखूंगा, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। यहां से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं दोस्तों। ठीक है, साफ कर दें दोस्तों, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडास्कोप। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, यह मशीन छोटी वस्तु को दीवार पर बड़ा करके दिखाती है। ठीक है दोस्तों, यानी एपिडास्कोप क्या होता है, यह मशीन छोटी वस्तु को दीवार पर बड़ा करके दिखाती है। दूसरा प्रोजेक्टर, ये क्या होता है दोस्तों, इस मशीन में यानी इसमें स्लाइड का प्रयोग किया जाता है।
अगर दोस्तों ये पूछे कि स्लाइड का प्रयोग किस में किया जाता है, प्रोजेक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों OHP, 68,500 में OHP की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ओवर हेड प्रोजेक्टर। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है बुलेटिन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तो विद्यालय के बाहर गेट पे एक सूचना पट्ट टाइप का एक बोर्ड लगा होता है, उसको बोलते हैं हम बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। इस बोर्ड को सूचना पट्ट भी कहते हैं, जिसके द्वारा जिस पर या छात्रों को शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधी सूचनाएं चिपकाई जाती हैं। एक और होता है, मैं एक नेक्स्ट और लिख दे रहा हूं, फिर समझाता हूं आपको, फ्लैनर बोर्ड। इस बोर्ड में रेशम के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ये तो 2 से 3 बार पूछा गया है कि फ्लैनर बोर्ड में किस प्रकार के कपड़े का प्रयोग किया जाता है, रेशम के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। OHP की फुल फॉर्म 68,500 में पूछी गई है, जो पहला सुपर टेट हुआ था, OHP की फुल फॉर्म लिखी है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब यहाँ से समझते हैं, यानी एपिडेस्कोप मशीन क्या होती है कि यह मशीन छोटी वस्तु को दीवार पर बड़ा करके दिखाती है, वो क्या कहलाती है, एपिडेस्कोप कहलाती है। यानी वो कौन सी मशीन है जो छात्रों को दीवार पर छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाती है, वो एपिडेस्कोप कहलाती है। प्रोजेक्टर किस में स्लाइड्स का प्रयोग किया था। दोस्तों मैंने 2 चीज़ लिखी हैं, एक बात ध्यान रखना कि स्लाइड्स लिखा है इधर और इधर लिखा ट्रांसपेरेंसी। यानी स्लाइड्स का प्रयोग किस में करेंगे हम, प्रोजेक्टर में। ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किस में करेंगे, OHP में। OHP की फुल फॉर्म क्या, ओवरहेड प्रोजेक्टर। यानी किस मशीन में ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में। किस मशीन में स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जब आपने देखो किसी कॉलेज या किसी स्कूल के बाहर एक सूचना पट्ट लगा होता है और उस पर लिख दी जाती है कल की छुट्टी है, वो क्या है,
बुलेटिन बोर्ड ही तो, यानी ऐसा बोर्ड जिसमें छात्रों को, यानी जिस पर छात्रों को या जिसके द्वारा छात्रों को शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंधी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। कल की छुट्टी है, दीपावली की छुट्टी इतने दिनों से इतने तक की है, वहाँ पर बम विस्फोट हो गया, तो ये जो भी अखबार की कटिंग आती हैं वो वहाँ पर सूचना पट्ट में छपका दी जाती हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा बुलेटिन बोर्ड। यानी किस बोर्ड के द्वारा, यानी किस मशीन के द्वारा छात्रों को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक संबंधी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं? बुलेटिन बोर्ड। फ्लैन बोर्ड क्या होता है? इस बोर्ड में रेशम के कपड़े का प्रयोग करते हैं। यानी एक बच्चे की अच्छी ड्राइंग है, वो कोई पिक्चर बनाना चाहता है, तो उसने रेशम के कपड़े पे एक पिक्चर बनाई और अपनी क्लास में टांग दी, जिससे उस पिक्चर जो है कुछ न कुछ संदेश दे रही है, उसमें कुछ न कुछ बातें हो रही हैं या कुछ न कुछ ऐसी बनाई हो जो देखकर सब आकर्षित हो रहे हैं। तो यानी ब्लैक फ्लैन बोर्ड में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेशम के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इतना ध्यान रखना। एक सूती का कपड़ा आएगा, एक कॉटन का, कुछ भी आ सकता है। आपको लगाना फ्लैन बोर्ड में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेशम के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लें इसको। कंपलसरी मिलेगा दोस्तों यहां से क्वेश्चन, कंपलसरी सुपर टेट, सी टेट में। सी टेट में तो यहां से कंपलसरी आते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों ग्रामोफोन। ये कई बार पूछा गया। इस यंत्र के द्वारा अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध किया जाता है। एक को लिख रहा हूं, लिग्वाफोन। इस यंत्र या मशीन के द्वारा छात्रों को अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक होता है प्रत्न लाघव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों शॉर्टकट। ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों। इसके द्वारा छात्रों में भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। ये भी दोस्तों कई बार पूछे गए हैं। ग्रामोफोन क्या होता है कि जब एक छात्र अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, यानी जैसे मैं लिख दे रहा हूं स को स बोलना, ठीक है, जैसे स को स बोलना, यानी अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, यानी स को स बोल रहा है, यानी ध्वनियों में
डिफरेंट हो रहा है, यानी गलत उच्चारण कर रहा है, तो अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना किस में किया जाता है? ग्रामोफोन है। यानी एक छात्र को अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना किस में सिखाया जाता है? ग्रामोफोन में। लिग्वाफोन में क्या होता है कि यह यंत्र, यह मशीन के द्वारा छात्रों को अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने की शिक्षा दी जाती है। अगर दोस्तों ये पूछे कि अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने की शिक्षा किस में दी जाती है? लिग्वाफोन में। शुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना किस में सिखाया जाता है? ग्रामोफोन में। इसमें छात्रों को ये बताया जाता है कि स ये होता है, स ये होता है, स ये होता है, यानी 3 सा होते हैं, उनको अलग अलग सिखाया जाता है। तो ये किस में सिखाया जाता है? लिग्वाफोन में किया जाता है। प्रयत्न लागू शॉर्टकट, यानी इसके द्वारा छात्रों में भाषा दोष उत्पन्न होता है। यानी जब छात्र ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम बातें करता है, यानी वो हर बात को कम बातों में अपना समझाने की कोशिश करता है, वो उसमें भाषा दोष आता है। सब लोग व्हाट्सअप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, जब भी हम किसी से बात करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, जैसे हमें लिखना गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो वो इस पूरी गुड मॉर्निंग ने लिख के ऐसे लिखता है, शॉर्टकट लिख रहा है, शॉर्टकट लिख रहा है। अब अगर वो फ्रेंड्स लिख रहा है, अगर वो फ्रेंड्स लिख रहा है तो ऐसे नहीं लिखेगा, FRND लिखेगा, यानी वो हर बात में शॉर्टकट अपनाएगा, तो उसमें धीरे धीरे भाषा कम होती जाएगी और कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी किस मशीन के द्वारा, यानी किसके द्वारा छात्र में भाषा दोष उत्पन्न होता है? तो अगर आप इसको इधर देखेंगे शॉर्टकट होता है, लेकिन इसका हिंदी में होता प्रयत्न लाघव। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, ये कंपल्सरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों अन्य तत्व, अन्य तथ्य लिखते हैं हम। एक होता दोस्तों स्वर लोप, एक होता दोस्तों स्वर भक्ति, और एक होता दोस्तों स्वरागम। यहां से दोस्तों आपको कंपलसरी सीटेट, यूपिटर, सुपरटेट में एक क्वेश्चन मिलता है। अब कहते कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले हम देखते हैं स्वरागम को, सॉरी स्वर लोप को। इसमें किसी शुद्ध शब्द का छोटा हो जाना, जैसे अभी आपको समझ में आएगा, जैसे या फिर ऐसे भी लिख लो, अभी एक और लाइन लिख दे रहा हूं मैं, या किसी शुद्ध शब्द का अशुद्ध हो जाना, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे परमात्मा का परमात्मा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, ईश्वर का ईश्वर, ये वाले शब्द आएंगे दोस्तों क्वेश्चन में। अब उसने क्वेश्चन में दिया कि एक छात्र उच्चारण करते समय, किताब पढ़ते समय परमात्मा को परमात्मा या क्षत्रिय को क्षत्रिय या ईश्वर को ईश्वर बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ये ऑप्शन में आएंगे, यानी किसी शब्द का
किसी शुद्ध शब्द का छोटा हो जाना। लोप मीन्स गायब हो जाना। उसमें से एक परमात्मा हो गया, गायब हो गया। छत्री में से एक गायब हो गया, छत्री हो गया। यानी किसी शुद्ध शब्द का छोटा हो जाना स्वरलोप कहलाता है। दूसरा आता है दोस्तों स्वर भक्ति। इसमें किसी शुद्ध शब्द का बड़ा हो जाना। इसमें छात्र किसी शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। जैसे नरेंद्र का नरेंद्र, विजेंद्र का बिरजेंद्र। यानी किसी शुद्ध शब्द को हम बढ़ा चढ़ाकर बोलें, उसको और बढ़ा चढ़ाकर बोले, वो क्या होता है? भक्ति। भक्ति मीन्स बड़ा होना। हम जब किसी के प्रति आस्था रखते हैं तो बढ़ती जाती है। ये यहां पर आएगा, इनमें से एक आएगा। एक आता है स्वरागम। इसमें किसी शब्द के आगे स्वर लग जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे स्नान, इसको बोलेंगे स्नान। एक होगा स्कूल, इसको बोलेंगे हम स्कूल। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब इसकी बात करेगा तो कोई सा भी शब्द हो उसके आगे स्वर लग जाए, स्वरागम। अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो स्वरागम की संधि विच्छेद होगी स्वर धन आगम। यानी किसी शब्द के आगे स्वर का लग जाना स्वरागम कहलाता है। स्वर भक्ति किसी शब्द को, शुद्ध शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बोलना स्वर भक्ति कहलाता है। स्वरलोप किसी शब्द का, शुद्ध शब्द का छोटा हो जाना या अशुद्ध हो जाना, वो स्वर भक्ति कहलाता है, स्वरलोप कहलाता है। सॉरी, स्वरलोप में परमात्मा का परमात्मा, छत्री का छत्री, ईश्वर का ईश्वर हो गया, यानी शब्द छोटा हो गया। स्वर भक्ति में नरेंद्र का नरेंद्र हो गया, विजेंद्र का विजेंद्र हो गया। तो ये किस में हो गया? बढ़ा चढ़ाकर। स्वरागम में किसी शब्द के आगे स्वर का लग जाना, यानी स्नान है तो स्नान है, स्कूल है तो स्कूल है, यानी और ये स्वर है। किसी शब्द के आगे स्वर का लग जाना ये स्वरागम कहलाता है। किसी शब्द का बड़ा हो जाना स्वर भक्ति कहलाता है। किसी शब्द का छोटा होना स्वरलोप कहलाता है। ये था दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें से कंपलसरी आपको किसी भी टेस्ट में बैठेंगे 4 से 5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।